नमस्कार। इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो पूरे युग का मतलब एक तरह से फैसला कर देती हैं। सही कहा। आज हम ऐसी ही एक बहुत अहम एक निर्णायक जंग पर गहराई से बात करने वाले हैं, 1527 का खानवा का युद्ध। जी। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान के दिल में दो जबरदस्त युद्ध था और दो बिल्कुल अलग इरादे आमने सामने थे। एक तरफ मध्य एशिया से आया तैमूरी शहजादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दूसरी तरफ मेवाड़ का सूरज, वो अदम्य राजपूत शासक महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा के लिए जो हमारा आधार है वो कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेख और शोधपत्र हैं। इनमें से एक दस्तावेज है खानवा, बाबर, राणा सांगा और मुगल उदय, जिसके कुछ हिस्से काफी अहम हैं। अच्छा। हाँ, ये स्रोत हमें उस मुश्किल दौर की परतें खोलने में मदद करते हैं। मतलब सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच, उनके नतीजे, वो सब समझने में। और इसकी अहमियत सिर्फ इतनी नहीं कि भाई एक लड़ाई लड़ी गई, खानवा इतना निर्णायक क्यों माना जाता है? मेरा मतलब है पानीपत तो बाबर जीत चुका था, 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। हाँ। तो क्या वो जीत काफी नहीं थी हिंदुस्तान पर उसकी पकड़ पक्की करने के लिए? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। पानीपत ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक तो बना दिया। हाँ। लेकिन वो अभी भी, आप समझिए, एक बाहरी विजेता ही माना जा रहा था। उसका कंट्रोल एक बहुत लिमिटेड एरिया पर था और चारों तरफ से चुनौतियां थीं। अफगान सरदार थे और सबसे बढ़कर राजपूत। हाँ। असल मायनों में कहें तो खानवा की लड़ाई ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की वो असली मजबूत नींव रखी। इसने तय किया कि बाबर सिर्फ एक और हमलावर बनकर रह जाएगा या फिर एक नए साम्राज्य का संस्थापक बनेगा। तो हमारा आज का मकसद साफ है, खानवा युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना है, उन किरदारों को जानना है जिन्होंने इसे शेक दिया, युद्ध के मैदान में असल में हुआ क्या, उसे महसूस करना है, और सबसे जरूरी इसके वो नतीजे देखने हैं जिन्होंने ना सिर्फ उत्तर भारत का नक्शा बदला, बल्कि आने वाली सदियों के लिए हमारे इतिहास और युद्ध की नीति, उसकी दिशा तय कर दी। बिल्कुल सही। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ तथ्य न दोहराएं, बल्कि उन खास बातों को उभारें जो इस लड़ाई को इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं, जैसे नेतृत्व का टकराव था, रणनीति और तकनीक का फर्क था, और हाँ, सांस्कृतिक असर को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में, 16वीं सदी की शुरुआत का हिंदुस्तान। सोचिए वो मैदान, एक तरफ है बाबर, फरगना से चला, समरकंद के ख्वाब देखे, काबुल पे राज किया और आखिरकार हिंदुस्तान पहुंच गया जी। और दूसरी तरफ मेवाड़ के राणा सांगा, जिनकी धाक पूरे राजपूताने में तो थी ही, दिल्ली के सुल्तानों तक महसूस की जाती थी। वो राजपूतों को इकट्ठा कर रहे थे इस नए खिलाड़ी को मैदान से बाहर करने के लिए। माहौल में ना एक बड़े टकराव की आहट बिल्कुल साफ थी। तो ये जमीन तैयार कैसे हुई? देखिए, पानीपत के बाद बाबर की हालत सचमुच में डावाडोल थी। लोधी सल्तनत तो खत्म हो गई, पर अफगान सरदार अभी भी बिखरे हुए थे और बाबर के लिए खतरा तो थे ही। हाँ। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा पूर्व में उभर रहा था, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों का गठबंधन। बाबर खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि उसे राणा सांगा की ताकत का अंदाजा था। और राणा सांगा कोई मामूली शासक तो थे नहीं, उन्हें उस दौर का सबसे ताकतवर हिंदू राजा माना जाता था। ये बात सही है क्या कि उन्होंने कई लड़ाइयों में दिल्ली, मालवा, गुजरात, इन सब के सुल्तानों को हराया था? बिल्कुल सही। महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा अपनी जबरदस्त बहादुरी और रणनीति के लिए मशहूर थे। कहते हैं उनके शरीर पर युद्धों के अनगिनत घाव थे। अच्छा। हाँ, जो उनकी वीरता की कहानी कहते थे। सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने उस दौर की एक बड़ी मुश्किल राजपूतों की आपसी फूट को काफी हद तक कम कर दिया था। उन्होंने मारवाड़, अंबर यानी आमेर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी, ऐसे कई बड़े राजपूत राज्यों और सरदारों को एक कॉमन दुश्मन यानी बाबर के खिलाफ एकजुट कर लिया था। ये एक विशाल राजपूत संघ का उदय था, जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। तो मतलब ये सिर्फ मेवाड़ की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरह से पूरे संगठित राजपूताना की लड़ाई थी। और उनका मकसद क्या था? सिर्फ बाबर को रोकना या कुछ और भी था? नहीं, सिर्फ रोकना नहीं था। सांगा और उनके साथी शासकों का इरादा दिल्ली पर फिर से एक स्वदेशी, मतलब राजपूत या कह लीजिए भारतीय शासन स्थापित करना था। अच्छा। वो बाबर को एक विदेशी हमलावर मानते थे और हिंदुस्तान की सत्ता वापस हिंदुस्तानियों के हाथ में देखना चाहते थे।
अब ये महत्वाकांक्षा बाबर की महत्वाकांक्षा से सीधे टकरा रही थी, जो यहाँ तैमूरी शासन का सपना देख रहा था। यहाँ एक दिलचस्प बात और सामने आती है। कुछ स्रोतों में ऐसा जिक्र मिलता है कि शायद शुरू में राणा सांगा और बाबर के बीच लोदी के खिलाफ कोई समझौता या कोई समझ बनी थी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये थोड़ा विवादास्पद मुद्दा है। बाबर ने बाबरनामा में ये इल्जाम लगाया है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसकी मदद का वादा किया था, लेकिन पानीपत के टाइम वो पीछे हट गए। वहीं राजपूत स्रोत या तो इससे इनकार करते हैं या इसका कोई अलग मतलब बताते हैं। खैर, सच्चाई जो भी हो, पानीपत के बाद ये साफ हो गया था कि अब हिंदुस्तान की बादशाहत के लिए अगला और निर्णायक मुकाबला बाबर और राणा सांगा के बीच ही होना है। दोनों तरफ ये जानते थे कि ये लड़ाई टाली नहीं जा सकती। तो माहौल एकदम तैयार था। दो ताकतवर नेता, दो बड़ी सेनाएं और दांव पर हिंदुस्तान का भविष्य। अब बात करते हैं इन सेनाओं की। उनकी ताकत क्या थी, उनकी रणनीतियां क्या थीं, संख्या बल किसके पास ज्यादा था? संख्या बल के मामले में तो राजपूत सेना बहुत भारी थी। अलग अलग अनुमान है, पर ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि राणा सांगा की जो मिलीजुली सेना थी वो बाबर की सेना से कम दुगनी तो थी ही, शायद उससे भी ज्यादा। अच्छा, दुगनी या उससे भी ज्यादा? जी हाँ। इसमें अलग अलग राजपूत कुलों के बेहतरीन घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे, युद्ध हाथी भी शामिल थे। उनकी मुख्य ताकत उनकी वो पारंपरिक वीरता, व्यक्तिगत शौर्य और वो जबरदस्त घुड़सवार हमला था। लेकिन बाबर की सेना में क्या खास था फिर? संख्या में इतने कम होने के बावजूद वो इतने आत्मविश्वास में कैसे थे? यहीं पर तकनीक और संगठन का महत्व सामने आता है। बाबर की सेना भले ही छोटी थी, लेकिन वो कहीं ज्यादा अनुशासित थी, एक सेंट्रल कमांड के तहत संगठित थी, और सबसे बड़ी बात, उस समय के सबसे आधुनिक युद्ध हथियारों से लैस थी। बाबर मध्य एशिया और खासकर उस्मानी तुर्कों से युद्ध की नई तकनीकें सीख कर आया था। उस्मानी उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर और आधुनिक सेनाओं में गिने जाते थे, खासकर बारूद के इस्तेमाल में। बारूद मतलब तोपें और बंदूकें? हाँ, यही बाबर का तुरुप का बत्ता था। उसके पास हल्की और भारी दोनों तरह की तोपें थी, और उनका नेतृत्व उस्ताद अली कुली जैसे माहिर तुपची कर रहे थे। और इससे भी अहम थी मैचलॉक बंदूकें, मतलब उस जमाने की शुरुआती बंदूकें जिन्हें तुफंग भी कहते थे। अच्छा, तुफंग? जी, इन बंदूकों से लैस पैदल सैनिक तुफंगची दुश्मन पर दूर से ही सटीक निशाना लगा सकते थे। ये वो तकनीक थी जिसका सामना भारतीय सेनाओं ने पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया था। और सिर्फ हथियार ही नहीं, बाबर की रणनीति भी तो अलग थी। आपने तुलुगमा और अराबा का जिक्र किया था पहले। ये क्या थी और कैसे काम करती थी ये? बिल्कुल, ये बाबर की जीत के अब कह सकते हैं मुख्य स्तंभ थे। तुलुगमा एक पुरानी मंगोल और तैमूरी रणनीति थी। इसमें सेना को कई हिस्सों में बांटा जाता था। केंद्र यानी गोल, दायां हिस्सा बरानगार और बायां हिस्सा जवानगार। लड़ाई के दौरान ये दाएं बाएं वाले हिस्से तेजी से घूमकर दुश्मन को किनारों और पीछे से घेर लेते थे, जिसे आजकल फ्लैंकिंग मैनूवर कहते हैं। ये दुश्मन की सेना में कंफ्यूजन और भगदड़ मचाने के लिए बहुत कारगर थी। और अराबा? ये शायद तोपों से जुड़ा था। हाँ, बिल्कुल। अराबा प्रणाली उस्मानी तुर्कों से ली गई थी। इसमें क्या करते थे कि सैकड़ों बैलगाड़ियों को मैदान में एक लाइन में खड़ा करके उन्हें लोहे की जंजीरों या चमड़े की रस्सियों से आपस में बांध देते थे। अच्छा। और इन गाड़ियों के बीच में जगह छोड़ी जाती थी जहां से तोपें फायर कर सकें और बंदूकची सैनिक सुरक्षित रहकर गोली चला सकें। एक तरह की चलती फिरती किलेबंदी जैसी बन जाती थी। अरे वाह! जो दुश्मन के सीधे हमलों, खासकर घुड़सवारों के चार्ज को रोकने में बहुत असरदार थी। इसके पीछे बाबर की मुख्य सेना महफूज रहती थी। तो मतलब सिर्फ तोपें होना ही नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने का एक पूरा सिस्टम था बाबर के पास। एक तरफ राजपूतों का वो सीधा जोरदार हमला जो उनकी परंपरा और बहादुरी पर टिका था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बाबर की सोची समझी डिफेंसिव और फिर पलटवार करने वाली रणनीति जो तकनीक और अनुशासन पर आधारित थी। ये तो वाकई में दो अलग अलग युद्ध दर्शनों का टकराव हो गया। आपने बिल्कुल सही समझा। राजपूत सेना का मुख्य जोर उनके शुरुआती तूफानी हमले पर होता था। मकसद होता था दुश्मन की लाइनें तोड़कर भगदड़ मचा देना। उनका भरोसा अपनी संख्या, अपनी व्यक्तिगत बहादुरी, तलवारबाजी के हुनर पर था। उन्हें शायद बाबर के तोपखाने की मारक क्षमता और अराबा की रक्षात्मक ताकत का सही अंदाजा नहीं था, या शायद उन्हें लगा कि उनका जोश और संख्या बल इन नई चीजों पर भारी पड़ेगा। अब आते हैं उस दिन पर जिसने इतिहास बदल दिया। 16 मार्च 1527, खानवा का मैदान।
लड़ाई शुरू कैसे हुई? सुबह का वक्त था शायद? हाँ, युद्ध आगरा के पास खानवा नाम की जगह पर सुबह करीब 9 बजे के आसपास शुरू हुआ। शुरुआत बिल्कुल राजपूतों के पारंपरिक अंदाज में हुई। एक जबरदस्त एक साथ मिलकर किया गया हमला। राणा सांगा के नेतृत्व में हजारों राजपूत घुड़सवार और पैदल सैनिक हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए बाबर की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती हमला इतना तेज था कि एक बार तो बाबर की सेना के पैर उखड़ने लगे थे। बाबर ने खुद भी इसका जिक्र किया है शायद। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती कुछ घंटों में ऐसा लगा कि राजपूतों का पलड़ा भारी है। उनके हमलों ने बाबर की सेना के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों पर भारी दबाव डाला। बाबर के कुछ सैनिक तो घबराकर पीछे हटने लगे थे। अच्छा जी, बाबरनामा में जिक्र है कि हालत संभालने के लिए बाबर को खुद आगे आना पड़ा, अपनी सेना का हौसला बढ़ाना पड़ा। उसने अपने सैनिकों को इस्लाम के लिए लड़ने, गाजी बनने का वास्ता दिया, शराब छोड़ने की कस्में दिलाईं ताकि उनमें नया जोश भरा जा सके। लेकिन फिर पासा पलटा। बाबर के तोपखाने ने आग उगलनी शुरू की। यहीं से शायद युद्ध का रुख बदल गया है ना? बिल्कुल। जैसे ही राजपूत सेना की मुख्य लहर बाबर की अरावा वाली लाइन के करीब पहुंची, उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा रूमी के इशारे पर तोपों ने गरजना शुरू कर दिया और इसके साथ ही गाड़ियों की आड़ में छिपे हजारों तुफंगचियों ने अपनी मैचलॉक बंदूकों से गोलियों की बौछार कर दी। उस मंजर की कल्पना करना भी मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ तलवारें, भाले, तीर कमान वाले योद्धा और दूसरी तरफ से तोपों के गोले और बंदूकों की गोलियां बरस रही हैं। धुआं ही धुआं, तोपों की वो कान फाड़ने वाली आवाज, गोलों के धमाके, घायल सैनिकों और जानवरों की चीखें, ये तो अभूतपूर्व रहा होगा। ये भारतीय युद्ध इतिहास में वाकई एक अभूतपूर्व और बहुत भयावह पल था। राजपूत योद्धाओं ने इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से बारूदी हथियारों का सामना नहीं किया था। सही बात है। तोपों की आवाज और मार ने न सिर्फ सैनिकों को मारा या घायल किया, बल्कि हाथियों और घोड़ों को भी बुरी तरह बिथका दिया। हाथी, जो राजपूत सेना का एक अहम हिस्सा थे, अक्सर बिधक कर अपनी ही सेना को कुचलने लगते थे। इससे राजपूत सेना की लाइनों में भारी गड़बड़ी और कंफ्यूजन फैल गया। और इसी कंफ्यूजन और अफरा तफरी का फायदा बाबर की रणनीति ने उठाया। फिर हाँ, जैसे ही तोपखाने ने राजपूत हमले की धार को थोड़ा कमजोर किया, बाबर ने अपनी तुलुगमा रणनीति इस्तेमाल की। उसकी जो रिजर्व टुकड़ियां थी किनारों पर, उन्होंने तेजी से घूमकर राजपूत सेना को दोनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। अब राजपूत सैनिक बीच में फंस गए थे। सामने से तो तोपों और बंदूकों की मार पड़ रही थी और किनारों और पीछे से बाबर के घुड़सवार हमला कर रहे थे। और वो अराबा वाली लाइन ने बाबर के सेंटर को सुरक्षित रखा, जहां से वो लगातार निर्देश दे रहा था। इस भयानक लड़ाई के बीच राणा सांगा कहाँ थे? उनकी वीरता के बारे में क्या पता चलता है? राणा सांगा, जैसा कि उनकी शोहरत थी, वो असाधारण वीरता से लड़ रहे थे। बिल्कुल। सामने से अपनी सेना को लीड कर रहे थे। युद्ध के दौरान ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा जाता है कि एक तीर उनकी आंख में लगा और वे हाथी के हौदे से गिर पड़े। कुछ दूसरे स्रोत कहते हैं कि उन्हें गोली लगी थी। खैर, वजह जो भी हो, वे बुरी तरह जख्मी हो गए थे। लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। घायल होने के बावजूद वे लड़ाई जारी रखना चाहते थे। लेकिन उनके जो सरदार थे, खासकर मालवा के मेदिनी राय और मारवाड़ के राव मालदेव, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। हाँ। उन्हें लगा कि अगर राणा युद्ध भूमि में मारे गए तो राजपूतों का ये जो प्रतिरोध है, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने घायल और शायद बेहोश राणा को सुरक्षित युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया। अच्छा। ताकि भविष्य में फिर से संगठित होकर लड़ा जा सके। उनकी जगह झाला अज्जा नाम के एक सरदार ने राणा का राजकीय छत्र और हाथी संभाल लिया, ताकि सेना का हौसला बना रहे। लेकिन ये चाल ज्यादा देर काम नहीं आई। राणा सांगा का युद्ध से हटना ही शायद लड़ाई का सबसे निर्णायक मोड़ बन गया होगा। निश्चित रूप से। लीडरशिप के हटते ही राजपूत सेना में जो थोड़ी बहुत कसर बची थी, वो भी पूरी हो गई। भ्रम और बढ़ गया और सेना पूरी तरह बिखरने लगी। शाम होते होते बाबर की जीत पक्की हो चुकी थी। खानवा का मैदान हजारों वीर राजपूत योद्धाओं के शवों से पट गया था। तो खानवा में बाबर की एक निर्णायक जीत हुई। इस जंग के फौरी और दूर तक जाने वाले नतीजे क्या रहे? वो जो राजपूत संघ बना था, उसका क्या हुआ? खानवा की हार राजपूतों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने और बाबर को हिंदुस्तान से बाहर निकालने का उनका सपना टूट गया। इस हार ने राजपूत संघ की कमर तोड़ दी और उत्तर भारत में उनकी राजनीतिक और सैनिक ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया।
हालांकि राजपूतों का प्रतिरोध बाद में भी जारी रहा, लेकिन वैसा एक साथ मिलकर प्रयास फिर कभी नहीं हो पाया जैसा राणा सांगा के नेतृत्व में हुआ था। और बाबर और मुगल साम्राज्य के लिए इसके क्या मायने थे? पानीपत से भी बड़ी जीत थी ये। बाबर के लिए खानवा की जीत पानीपत से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हाँ, पानीपत ने उसे दिल्ली का दावेदार बनाया था, पर खानवा ने उसे हिंदुस्तान का एक तरह से निर्विवाद शासक बना दिया। अच्छा। अब उत्तर भारत में उसे चुनौती देने वाली सबसे बड़ी स्वदेशी ताकत हार चुकी थी। इस जीत ने न केवल उसके सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि हिंदुस्तान में उसके शासन को स्थिरता दी। इसी जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को एकदम पक्का कर दिया, जो फिर अगले 300 सालों तक चला। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हार के बावजूद राणा सांगा का नाम आज भी इतने सम्मान से लिया जाता है। उनकी विरासत क्या है? मतलब बाबर ने तो साम्राज्य जीता, लेकिन सांगा ने क्या जीता? यही इतिहास का विरोधाभास और उसकी खूबसूरती है। राणा सांगा युद्ध हार गए, लेकिन वो इतिहास नहीं हारे। उनका वो अदम्य साहस, अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का जज्बा और विदेशी हमलावर के सामने झुकने से इनकार करना, ये सब बातें उन्हें अमर बना गईं। वे राजपूत शौर्य, बलिदान और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। बाबर ने एक साम्राज्य की नींव रखी, ये सच है, लेकिन राणा सांगा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। उनकी हार के बावजूद उनकी कहानी वीरता की एक अमर गाथा बन गई। तो कुल मिलाके अगर हम देखें, खानवा सिर्फ दो सेनाओं या दो राजाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये एक युगांतरकारी घटना थी जिसने पूरा युग बदल दिया। बिल्कुल, ये एक तरह से मध्यकालीन युद्ध नीति के अंत और आधुनिक युद्ध कला के आरंभ का प्रतीक था। इसने युद्ध के मैदान में तकनीक, संगठन और अनुशासन के महत्व को निर्णायक रूप से स्थापित कर दिया। सही। इसने ये साबित कर दिया कि सिर्फ व्यक्तिगत वीरता और संख्या बल ही जीत के लिए काफी नहीं है, बल्कि बेहतर रणनीति, नेतृत्व और उस जमाने के हिसाब से आधुनिक हथियार युद्ध का रुख पलट सकते हैं। इसने आने वाले समय में भारतीय शासकों को अपनी सैनिक रणनीतियों पर दोबारा सोचने को मजबूर किया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कह सकते हैं कि खानवा के मैदान में पारंपरिक शौर्य और तलवार का सामना हुआ बारूद और रणनीति से। हाँ, अंत में जीत बारूद की हुई, लेकिन शौर्य की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। बाबर ने हिंदुस्तान का ताज हासिल किया और राणा सांगा ने इतिहास में एक अमिट जगह बना ली। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। खानवा ने भारत के राजनीतिक और सैनिक परिदृश्य को इस तरह बदला कि उसका असर सदियों तक महसूस किया गया। ये उन निर्णायक पलों में से एक था जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को आकार दिया। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये सवाल हमारे स्रोतों से ही उभरता है, लेकिन इस पर और सोचा जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि खांडवा तोपों की जीत थी, तकनीक की जीत थी। लेकिन क्या ये सिर्फ तकनीक की ही जीत थी, या फिर बाबर का जो व्यक्तिगत नेतृत्व था, उसकी सेना का बेहतर संगठन, अनुशासन और मुश्किल वक्त में अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की उसकी काबिलियत, क्या इन चीज़ों ने भी उतनी ही या शायद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तकनीक बिना कुशल नेतृत्व के कितनी कारगर हो सकती है? ये वास्तव में सोचने वाला सवाल है। तकनीक ने निश्चित रूप से बाबर को एक बड़ा फायदा दिया, शायद निर्णायक फायदा दिया, लेकिन उस तकनीक का असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रणनीति चाहिए, संगठन चाहिए, नेतृत्व चाहिए। सही बात है। बाबर के पास ये सब था। राजपूतों के पास शौर्य था, संख्या थी, लेकिन शायद वे तकनीक और एक एकीकृत कमान के मामले में पीछे रह गए। जीत शायद इन सभी चीजों का मिला-जुला नतीजा थी, न कि सिर्फ किसी एक चीज का। निश्चित रूप से इस पर और भी विचार किया जा सकता है कि कैसी नेतृत्व और तकनीक एक दूसरे के पूरक बनते हैं। खैर, आज खानवा के इस ऐतिहासिक युद्ध पर इतनी गहरी और इतनी अच्छी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर बात करना हमेशा ही अच्छा लगता है।